नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी मॉडर्न इंडिया की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, 2 अलग क्लास थी और पहली जो क्लास थी हमने उसमें यूरोपियों के आगमन को पढ़ा था। दूसरी क्लास में यूरोपियों के आगमन को लगभग कंप्लीट पढ़ चुके थे और फिर फाइनली हम अंग्रेज़ों तक पहुँच गए थे और अंग्रेज उस क्रम में ज़्यादा पावरफुल थे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कैसे अंग्रेज़ों ने कर्नाटक की विजय की और कैसे कर्नाटक को अपने अक्षेत्र में ले लिया। दक्षिण भारत में कर्नाटक की स्थिति है। और अगर हम कल की बात करें तो कल की जो क्लास थी तो वो कुछ इस तरह की थी कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये दक्षिण का भारत है। अगर आप यहाँ पर स्थितियों को देखो तो ये जो है ये वाला एरिया ये कर्नाटक है और कर्नाटक के बराबर में ही अगर आप ये देखो तो ये है यहाँ पर ये है मैसूर और मैसूर यहाँ पे ये है त्रावणकोर और यहाँ पर माहे है जहाँ पर फ्रांसीसी बस्ती है। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया यहाँ पर बैठा हुआ है निजाम और इस वाले एरिया में है ये है मराठा। और मराठा से मतलब मराठा से तो मुग़ल अंपायर भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अगर अंग्रेज कर्नाटक को जीत भी रहे हैं इस एरिया में तो वे इस वाले भूभाग से भारत में एंटर नहीं करते। मतलब यहाँ पर अपने राज्य का विस्तार ना करके सुदूर उत्तर पूर्व में एक स्थान है जिसका नाम है बंगाल पर ये विजय हासिल करेंगे। और बंगाल को जीतने का लक्ष्य मतलब बंगाल को जीतने की प्रेरणा इन्हें इसी कर्नाटक युद्ध से मिली, क्योंकि इनको एक बात समझ आ गई कि भारत नौसैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। और तो और यहाँ के जो छोटे छोटे राजा हैं ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनके पास सैनिक बल उतना अच्छा नहीं है कि ये भारत के राज्यों को बचा सकें। और बंगाल का अपना महत्व है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली के अधीन बंगाल है, तो इससे भी पर्याप्त दूर है बंगाल। इसका मतलब ये जो है एक वीरान क्षेत्रफल अलग पड़ा हुआ है। इस भूभाग को जीतना इनके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो कर्नाटक युद्ध से वो प्रेरणा अंग्रेजों को मिली। तो बंगाल को क्यों जीता, इससे मतलब बंगाल को जीतने से इन्हें क्या लाभ होगा ये समझने के लिए आप एक छोटी सी हेडिंग लगा लो जिसका नाम है बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। तो बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। और जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो क्यों अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये जो क्षेत्र है ये आर्थिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका मतलब है आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि। सामरिक दृष्टि का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। आर्थिक का मतलब धन से संबंध है। तो धन की मतलब आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल में पहली बात तो यहाँ पर एक विशाल भूभाग मौजूद है, विशाल भूमि मौजूद है और जो उपजाऊ है, मतलब पैदावार बहुत ज़्यादा है। और अगर पैदावार बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर व्यापार अधिशेष से प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार करना आसान होगा। तो यहीं पर व्यापार अधिशेष से प्राप्त है, मतलब केवल निर्वाह योग्य कृषि नहीं होती है, व्यापार किया जा सकता है, केवल खाने योग्य कृषि नहीं है। इतना बड़ा भूभाग मौजूद है जिसकी सहायता से यहाँ पर अपना भरण पोषण ना करके व्यापार का जो हित है उसको भी पूरा किया जा सकता है। और यहीं पर एक चीज़ और है, प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है, देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कपास उगाने के लिए महत्वपूर्ण दशाएं मौजूद हैं। तो कपास की खेती के लिए तो ये एक हब था अपने समय पे। उस वक्त के दौरान कपास की खेती यहाँ पर बहुत अच्छे से होती थी। और इसी दौरान अगर आप देखोगे तो बंगाल जो है ये बंगाल है। बंगाल की स्थिति अभी तो क्योंकि
अलग हो चुका है बांग्लादेश, तो इस वजह से अलग हो गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था उस वक्त। तो बंगाल की एक और जो है ना बड़ी वजह थी, इसके पास बंदरगाह था। तो बंदरगाह की जो दशाएं हैं वे भी बहुत अच्छे पैमाने पर मौजूद हैं। तो बंदरगाह की दशाएं मौजूद हैं, तो इसका मतलब समंदर से लगा हुआ है और इतनी विशाल शक्तियों का ध्यान भी इस क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा संघर्ष करने को नहीं मिलेगा, स्वतंत्र है, दिल्ली से दूर है, इसलिए ये प्रेरणा अंग्रेजों को मिलेगी, क्यों ना बंगाल पर नियंत्रण किया जाए। तो अब बंगाल पर नियंत्रण करने से पहले बंगाल की पृष्ठभूमि समझ लेना जरूरी है, क्योंकि देखो नियंत्रण एक दिन में तो नहीं होगा। बंगाल पर नियंत्रण करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है और राजनीति में कौन कौन लोग हैं और किन से अंग्रेज मतलब बंगाल को प्राप्त करेंगे। तो देखिए थोड़ा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए बंगाल की पृष्ठभूमि। और बंगाल की पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं, बंगाल की पृष्ठभूमि में देखो हिस्ट्री में तो आप चाहे जितना नीचे चले जाओ, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो आप इसमें जो मतलब जैसे अगर हम बात करें बंगाल की, तो ये दिल्ली सल्तनत के अधीन है, इसका मतलब ये मुगल एम्पायर के अधीन ही क्षेत्र है। लेकिन मुगल एम्पायर इतनी दूर जागा कैसे, इतनी दूरी तय कैसे करेगा? इसका मतलब यहाँ पर शासन करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 2 पोस्ट हैं बंगाल की और मतलब मुगल एम्पायर की ओर से बंगाल में। एक पोस्ट है हम ना एक हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले, मुर्शीद कुली खां। और ये हेडिंग मैं क्यों लगा रहा हूँ देखिए समझिए। मुर्शीद कुली खां जो है ये 1700 से 27 तक रहता है ये व्यक्ति बंगाल में। ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि औरंगजेब इसी को बनाता है बंगाल का दीवान। तो औरंगजेब इसको बंगाल का दीवान बनाता है। तो बंगाल का दीवान कौन है? औरंगजेब। 1700 में औरंगजेब बनाता है, औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, औरंगजेब। लेकिन ये केवल दीवान है, एक पोस्ट और है इसको नियंत्रण करने के लिए, जिसका नाम है सूबेदार। तो सूबेदार की पोस्ट पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, दिल्ली की गद्दी के अधीन ही हैं, जिनका नाम है अजीमुसान। और इसका मतलब यहाँ पर जो दीवान जो दूसरी पोस्ट है वो सूबेदार की पोस्ट है। तो सूबेदार की पोस्ट पर है अजीमुसान। देखिए अब ये जो है ना, अंग्रेज ने दीवान नियुक्त किया है बंगाल का किसको? मुर्शीद कुली खां को। और सूबेदार नियुक्त किया है अजीमुसान का। लेकिन अजीमुसान दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली से निकट संबंध, मतलब जो मुगल परिवार है उससे इसके संबंध बहुत अच्छे हैं। इस वजह से ये व्यक्ति दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है और बंगाल में नहीं जाना चाहता है। तो बंगाल पूर्ण रूप से अगर आप देखो तो बंगाल को चला कौन रहा है? बंगाल को चला रहा है मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान ही वह व्यक्ति है जो बंगाल में सूबेदार और दीवान दोनों ही पोस्टों को सही तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो आगे चलकर होगा क्या कि फर्रुख सियर 1717 में इसी व्यक्ति को सूबेदार भी नियुक्त कर देंगे। तो मुर्शीद कुली खां को फर्रुख सियर 1717 में ये बात लिखने की है। तो 1717 में फर्रुख सियर किसको? मुर्शीद कुली खां को ही क्या नियुक्त कर देंगे? सूबेदार नियुक्त कर देंगे, सूबेदार नियुक्त कर देंगे। लेकिन अभी भी ये बात ध्यान रखने की है कि सूबेदार की जो पोस्ट है ये मुगल बादशाह के अधीन ही है। लेकिन यही जो व्यक्ति है ये क्या करता है बंगाल में, क्योंकि छोटे छोटे ज़मींदार हैं, वे ज़मीन के मालिक हैं, तो छोटे छोटे ज़मींदारों को अपने में मिला लेगा और उसको राजकीय भूमि में बदल देगा। और कुछ बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जैसे बड़े ज़मींदारों में यदि किसी व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है तो उसका नाम है उदय नारायण सीताराम राय। उदय नारायण सीताराम राय, ये जो व्यक्ति है ये एक बड़ा जमींदार है,
ये विद्रोह करता है मुर्शीद कुली खां के खिलाफ, लेकिन इस विद्रोह को भी मुर्शीद कुली खां दबा देता है। और यहाँ पर एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि बंगाल पर अब मुर्शीद कुली खां का अच्छे से नियंत्रण है और बंगाल अब मुर्शीद कुली खां के नियंत्रण में है। फिर फाइनली ये काम चलता ही रहता है। तो इसमें बीच में कुछ हिस्ट्री में छोड़ रहा हूँ, आगे आप अली वर्दी खां लिखिए। तो दूसरे नंबर पर अली वर्दी खां, क्योंकि पृष्ठभूमि में सारा नहीं पढ़ना है। अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खां जब गद्दी पर बैठता है तो ये 1740 से 1756। अब क्योंकि देखो मतलब जो दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य बैठा हुआ है वह भी कमज़ोर हो चुका है और अली वर्दी खां को कंट्रोल करने की अब उसके पास उतनी शक्ति नहीं है। तो यह पहला व्यक्ति है जो अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर लेगा और बंगाल से दिल्ली में जाने वाले राजस्व पर रोक लगा देगा। इसका मतलब ये ही पहला व्यक्ति है जो मुगलों को राजस्व देना बंद कर देगा। तो ये मुगलों को राजस्व नहीं देगा और अब जब मुगल से ये राजस्व नहीं देगा तो मुगलों की चेतावनी इस तक पहुंचेगी कि अगर आप हमें राजस्व नहीं दोगे तो आपके आसपास कुछ यूरोपीय शक्तियां मंडरा रही हैं, आपके आसपास मराठे हैं, तो आप उनसे अपना रक्षण किस तरीके से करोगे। तो यही व्यक्ति कहता है कि यूरोपीय उस मधुमक्खियों के समान हैं, जब तक इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, नहीं तो काट काट के मार देंगी। होता यही है कि एक बड़ा जो मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन ये छोटा सा अक्षेत्र है ये आता था, लेकिन जब ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा तो इस पर मराठाओं का आक्रमण होगा और मराठा इससे, तो इसका मतलब इसी के शासनकाल में मराठा का आक्रमण होगा और मराठा के आक्रमण में दिल्ली की सहायता बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये राजस्व दे नहीं रहे हैं, तो मराठा इससे कुछ चीज़ें छीन लेंगे। जैसे उड़ीसा को ये मतलब उड़ीसा जो इसी का क्षेत्र था मराठों को देना पड़ता है, तो ये जाएगा मराठों के पास और 24 परगना 12 लाख की चौथ भी मराठे जो है ना चौथ वसूलते थे, तो 12 लाख रुपए की चौथ भी इनको देनी होगी। 12 लाख की चौथ तो हो क्यों रहा है? क्योंकि मुगल एम्पायर से ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। राजस्व न देने वाला ये पहला व्यक्ति है जो मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए मुगल एम्पायर को टैक्स नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद अब क्या होगा? अली वर्दी खां के बाद इसका जो अब देखो इसका उत्तराधिकारी आना चाहिए, लेकिन इसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा। इसकी जो सबसे छोटी पुत्री है उसका पुत्र है, इसका मतलब सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, और जिसका नाम है सिराजुद्दौला। इसका नाम है सिराजुद्दौला। इसको जो व्यक्ति बैठा देता है बंगाल की गद्दी पर और इसी का नाम होता है मिर्जा मोहम्मद। लेकिन अब ये गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन इसको गद्दी पर बैठते ही विद्रोहों का सामना करना पड़ता है अपनी मौसी घसीटी बेगम और शौकत जंग का। तो विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा। विद्रोही हैं दो लोग, एक है मौसी और मौसी का नाम है घसीटी बेगम और एक है शौकत जंग। तो ये दोनों व्यक्ति चाहते हैं कि ये गद्दी पर ना बैठे, क्योंकि ये इसको वैलिड उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। इनके अनुसार ये गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो क्या होगा? अब यहाँ पर एक शक्ति जो पनप रही है जिसका नाम है अंग्रेज, वे इसके विद्रोहियों को संरक्षण देना शुरू कर देंगे। और अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज पहली बात तो अंग्रेज जो है वे अंग्रेज क्या करेंगे कि इसके विद्रोहियों को संरक्षण देना शुरू कर देंगे और बिना बताए नवाब के एरिया में कलकत्ता की किलेबंदी कर देंगे। इसका मतलब कलकत्ता की किलेबंदी
ये एक पहला और तत्कालीन कारण है जिसकी वजह से नवाब को कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और वे किलेबंदी कर रहे हैं। किलेबंदी करने का मतलब है कि वे अब हथियार रखेंगे और राज्य तो नवाब का है, तो नवाब अपने राज्य में इस तरह की हरकतें कैसे बर्दाश्त करें। इसके विद्रोहियों को संरक्षण यदि देगा, सहायता यदि देगा, तो ये तो सीधा सीधा चुनौती है नवाब के शासन को। तो नवाब इस पर कार्यवाही करेगा और 20 जून 1756 ईस्वी में एक कार्यवाही के दौरान नवाब कलकत्ता पर विजय हासिल कर लेगा और कलकत्ता का नाम रख देगा अलीनगर। तो कलकत्ता पर कार्यवाही करने के बाद ही इसका नाम रख देगा अलीनगर। और यहाँ पर जो व्यक्ति या जो अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम है होलवेल, तो एक भ्रामक घटना पहुँचाता है होलवेल, और वो भावुक करता है अंग्रेजी अधिकारियों को। कहता है कि देखिए हमारे पास, क्योंकि हम अंग्रेज हैं इसलिए हमारे पास अत्याचार किया गया है, और नवाब ने काल कोठरी में 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है और 146 में से ही 23 लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये घटना झूठी है, ये केवल उकसाने के लिए कही गई या बनाई हुई घटना है। फिर भी आप लिख लो, होलवेल कहता है कि 146 व्यक्ति काल कोठरी में बंद करता है और इसके बाद 23 ही अंग्रेज बचते हैं, बाकी सब दम घुटने से मर जाते हैं। और वो जो काल कोठरी होती है बहुत छोटी सी होती है, जिसकी वजह से गैस बनता है और गैस बनने से में लोग मर जाते हैं। तो इसी बस अब ये एक घटना थी मद्रास में। यहाँ पर मद्रास में बैठे हुए हैं एक मतलब कह सकते हैं एक बहादुर अधिकारी जिनका नाम है क्लाइव। तो क्लाइव यहाँ से एक निर्णय लेते हैं और क्लाइव क्या करेंगे, क्लाइव कार्यवाही करते हैं कहाँ से, मद्रास से, और मद्रास से सेना लेकर आते हैं। और मद्रास से सेना लेकर आएंगे और कहाँ आएंगे, यहीं पर कलकत्ता में। और कलकत्ता में आते ही सबसे पहले, अब क्योंकि इसके पास फौज है और इसके पास फौज ना होकर बड़ी टुकड़ी है सेना की और आधुनिक हथियार हैं, जिसके दम पर वह कलकत्ता को मतलब कलकत्ता को दोबारा से प्राप्त कर लेता है। और सिराजुद्दौला को सारी शर्तें माननी पड़ती हैं अंग्रेजों की। तो इसका मतलब जब क्लाइव मद्रास से कहाँ आता है, कलकत्ता आता है, तो कलकत्ता आते ही सारी की सारी जितनी भी शर्तें हैं, सारी शर्तें माननी पड़ती हैं किसको, सिराजुद्दौला को। तो सिराज और क्लाइव के बीच एक संधि होती है जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। तो सिराज अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि कब होती है, पहली बात तो ये 9 फरवरी 1757 में होती है। 9 फरवरी 1757 में होती है। और किसके बीच होती है, अंग्रेजी अधिकारी क्लाइव के बीच होती है और जो नवाब है, मतलब बंगाल का नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, दोनों के बीच होती हैं। और संधि के क्या प्रावधान हैं, तो प्रावधान है संधि के बहुत सारे। पहला प्रावधान ये है कि मुगल बादशाह से जो शाही फरमान प्राप्त हुआ था, फर्रुखसियर ने जो अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था जिसके तहत वे कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, वो मानना पड़ेगा। तो पहला है कि कर मुक्त जो व्यापार है वो मानना पड़ेगा, कर मुक्त व्यापार पर छूट ये माननी पड़ेगी। और ये जो है सिराजुद्दौला को माननी पड़ेगी अंग्रेजों की ये बात। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज अगर कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे तो उसमें नवाब हस्तक्षेप नहीं करेगा और इच्छा अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी की जाएगी। इसका मतलब कलकत्ता की किलेबंदी इच्छा अनुसार करेंगे अंग्रेज, इच्छा अनुसार। और क्या होगा, और तीसरा ये है कि हम यहाँ पर अपने सिक्के ढालने का अधिकार चाहते हैं और ये आपको देना होगा। इसका मतलब नवाब के अंतर्गत ही अब कंपनी अपने सिक्के ढाल सकती हैं और सिक्के ढालने का अधिकार मिलेगा। तो सिक्के ढालने का अधिकार। अब क्या है कि कंपनी जो है ना, कंपनी को लग रहा है कि हम आराम से सिराजुद्दौला को आराम से हरा लेंगे और सीधा सीधा बस ये तो किसी तरीके से
चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, तो युद्ध के लिए ललायित हैं अब अंग्रेज, और उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि बस किस तरीके से युद्ध किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि देखिए इस तरह की, अगर इस तरह के प्रावधान होंगे कि कर मुक्त व्यापार को छूट मिलेगी, कलकत्ता की किलेबंदी इच्छा अनुसार करेंगे, सिक्के डालने का अधिकार हम करेंगे, तो नवाब के होने का फ़ायदा क्या है? वो गद्दी पर बैठा है तो उसका मतलब लाभ क्या है? तो ये तो सीधा सीधा उसकी सत्ता को चुनौती देने वाली बात है ना। तो अब तो युद्ध ही फैसला कर लेगा कि यहाँ पर या तो शासन अंग्रेज करेंगे या फिर नवाब करेगा। तो अब युद्ध ही होगा, और अब जो युद्ध होगा उसको कहते हैं प्लासी का युद्ध या प्लासी का षड्यंत्र। तो आप हेडिंग डालेंगे प्लासी का युद्ध। तो अब मैं जो है ना इसको मिटा देता हूँ, और हम जो है हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है प्लासी का षड्यंत्र। तो हेडिंग डालो प्लासी का षड्यंत्र, प्लासी का युद्ध या षड्यंत्र। और ये कब हुआ था? 23 जून, गर्मी के दिन थे, 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। कहाँ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, नादिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे, और एक गांव है आम्रकुंज, गांव आम्रकुंज, ये इस जगह लड़ा गया था। बड़ा क्षेत्रफल था, खाली क्षेत्रफल था, यहाँ पर ये लड़ा गया था। लेकिन इसको षड्यंत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक खुला युद्ध न होकर एक षड्यंत्र है, क्योंकि नवाब के जो सैन्य प्रमुख हैं या नवाब के जो लोग जिनको नवाब वफादार मान रहा है पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके हैं। तो देशद्रोह की लिस्ट में कुछ लोगों के नाम लिख लीजिए। पहले नंबर पर है मीर जाफर। मीर जाफर ही जो है सैन्य प्रमुख है, और ये मीर बख्शी सेना का प्रमुख है, इसी को हम कह रहे हैं सैन्य प्रमुख। ये जो व्यक्ति है ये पहले ही मतलब अंग्रेजों से मिल चुका है, पहले ही कह रहा है कि आप किसी तरीके से सिराज को हराइए और नवाब मुझे बनना है, मीर जाफर को नवाब बनना है। और मतलब नवाब बनने की इसके अंदर कसक ऐसी है कि ये अपने देश को बेचने को तैयार है नवाब बनने के लिए। दूसरे नंबर पर है अमीर चंद, और अमीर चंद्र भी अंग्रेजों का साथ दे रहा है। ये समझ नहीं रहे हैं कि हम साथ किसका दे रहे हैं। अमीर चंद्र पेशे से एक पूंजीपति है, तो पूंजी की अगर अंग्रेजों को जरूरत है तो ये पूंजी मुहैया करवाएगा। तीसरे नंबर पर है मणिक चंद, ये कलकत्ता का प्रभारी है। तो एक है मणिक चंद, ये भी अंग्रेजों को सहायता दे रहा है, तो ये है कलकत्ता का प्रभारी, कलकत्ता प्रभारी। और चौथे नंबर पर है जगत सेठ या फतेह चंद, ये व्यक्ति है बैंकर, जगत सेठ या फतेह चंद। तो ये व्यक्ति है बैंकर, मतलब ये पैसा देता है ब्याज पर। अब आप सोचिए अंग्रेजों को बैंक पर पैसा मिल रहा है, उधार पैसा मिल रहा है, लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, और तो और नवाब की सेना के ही ऑफिसर अंग्रेजों से मिले हुए हैं, तो युद्ध का परिणाम तो युद्ध लड़ने से पहले ही आ जाएगा। तो होगा क्या? युद्ध होगा। तो आप सीधा लिख लीजिए युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम। और युद्ध का परिणाम क्या होगा? सिराजुद्दौला को तो भागना पड़ेगा, सिराजुद्दौला को भागना पड़ेगा। और पहली बात तो सिराज तो भाग जाएगा, दूसरा क्या होगा, इसके जो दो वफादार व्यक्ति होते हैं, एक का नाम है मीर मदन, दूसरे का नाम है मदन मोहनलाल। तो एक है मीर मदन और दूसरे हैं मोहनलाल। दोनों वीर गति को प्राप्त होंगे,
वीर गति को प्राप्त, दोनों मर जाएंगे। और इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से कौन करेगा? तो अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व करेगा क्लाइव, और नवाब की ओर से आपको पता ही है, नवाब की ओर से सैन्य प्रमुख मीर जाफर, जो एक षड्यंत्रकारी है, ये इसका नेतृत्व करेगा। अब जिसको जो लड़ ही रहा है हारने के लिए, तो वो व्यक्ति कैसे जंग जीत लेगा? तो इसी पर एक व्यक्ति हैं के.एन. पनिक्कर, के.एन. पनिक्कर यहाँ तक कहते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने, जिसमें कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश बेच दिया। तो इसके बाद मतलब प्लासी एक सौदा ही था, युद्ध तो नहीं था। और इस युद्ध से चीज़ें बदल गई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ के शासक अंग्रेज हैं, ना कि नवाब, और अंग्रेज तय करेंगे कि नवाब की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो अब नवाब मतलब नवाज की गद्दी पर बैठेगा मीर जाफर। तो आप हेडिंग लगा लो मीर जाफर। सबसे पहले ये व्यक्ति ही बैठेगा नवाब की गद्दी पर, और कब से कब तक बैठेगा? 3 साल के लिए इसको ये गद्दी ऑफर होगी। 1760 तक मिलेगी तो ज़्यादा, लेकिन अंग्रेजों की भूख इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति नवाब बनकर अंग्रेजों की इस भूख को शांत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और जैसे ही ये बैठता है, तो बैठने के बाद ये 24 परगना भूमि, 24 परगना अक्षेत्र अंग्रेजों को देगा। पहली बात तो 24 परगना का अक्षेत्र अंग्रेजों को देगा। यहाँ की जितनी जागीरें हैं, यहाँ से मिलने वाला जितना धन है, ये सब अंग्रेजों को मिलेगा। तो ये मिलेगा अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या केवल परगना देगा? नहीं, ये नवाब के राजकोष से भी धन देगा। तो बहुत सारा धन अंग्रेजों को प्राप्त होगा। और क्या देगा? जितना भी मतलब जो भी निर्णय लेंगे उनमें अंग्रेजों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन समस्या ये है कि ये व्यक्ति चाहे जितना नवाब मतलब चाहे जितना अंग्रेजों को दे दे, अंग्रेजों की भूख शांत होने को नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठा है, ये एक पंगु व्यक्ति है जिसको अंग्रेजों ने बैठाया है। तो ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा और क्या करेगा? डचों से सहायता लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि पुर्तगाल की यूरोप की कुछ कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं और अंग्रेजों को खिलाफ सहायता मिल सकती हैं। तो डच से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा और डचों को कहेगा कि आप मुझे सहायता दीजिए, अंग्रेजों को हम मिलकर यहाँ से भगाते हैं। डच सहायता देने के लिए तैयार होते हैं। अंग्रेजों के बीच डचों की लड़ाई होती है, अंग्रेज और डचों के बीच ये लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, डच फाइनल रूप से 1759 ईस्वी में परास्त हो जाते हैं और वे भारत ही छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा? डचों की अंतिम रूप से विजय, अंतिम रूप से हार, अंतिम रूप से हार। और डचों की अंतिम रूप से हार से क्या होगा? कहाँ पे होगी? ये होगी बेदरा के युद्ध में, बेदरा के युद्ध में। और कब होगी? 1759 में। और ये छोड़कर चले जाएंगे भारत, मतलब ये भारत ही छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए कोई बड़ी शक्ति मौजूद नहीं है जो इसे चुनौती दे सके। तो लेकिन क्या होगा? यहाँ पर ये जो मीर जाफर है, इसको भी गद्दी से हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद होगा क्या कि 1760 में यहाँ पर जो क्लाइव हैं वे चले जाएंगे दिल्ली। तो 1760 में क्लाइव दिल्ली नहीं, सॉरी, लंदन चले जाएंगे, लंदन। और लंदन जाने के बाद तो फिर यहाँ पर वाइसराय की पोस्ट पर कौन है? तो वाइसराय की पोस्ट मतलब ये वाली जो पोस्ट है, क्लाइव की पोस्ट है, इसका दायित्व जो निभाएंगे वे निभाएंगे होलवेल। होलवेल जो हैं ये दायित्व निभाएंगे तब तक जब तक कि नया गवर्नर ना आ जाए बंगाल का, तब तक ये इस पोस्ट पर काम करेंगे। और 1760 में वेंसीटार्ट एक नए गवर्नर बनकर आते हैं। वेंसीटार्ट नए गवर्नर यहाँ पर आते हैं। तो वेंसीटार्ट के समय ही जब ये आते हैं
अब देखो मीर जाफर क्योंकि डचों के साथ इसने मतलब संधि करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब इसके बाद क्या होगा, मीर कासिम को पुनः गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो अब बैठ जाएगा मीर कासिम, मतलब अब अंग्रेज ये कर रहे हैं कि जिसको चाहे उसको बना रहे हैं। तो मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा 1760 से 1763 तक। और 1760 से 63 पर बैठते ही ये सबसे पहले अंग्रेजों की भूख शांत करने का प्रयास करेगा और कहेगा देखिए हम आपको नवाब बना रहे हैं, तो बताइए आप क्या दोगे। तो सबसे पहले ये व्यक्ति देगा वर्धमान, दूसरा देगा चटगांव और मिदनापुर। इन 3 गांव की जमींदारी के अधिकार अंग्रेजों को ये व्यक्ति देगा। और वेंसीटार्ट क्या कहेगा, इस घटना को कहेगा क्रांतिकारी घटना। वेंसीटार्ट क्या कहेगा कि देखो ये एक क्रांतिकारी घटना है, एक स्वतंत्र व्यक्ति नवाब के पद पर अब एक स्वतंत्र व्यक्ति बैठा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक क्रांति न होकर ये एक किसी पंगु व्यक्ति को बैठाने जैसी बातें हैं, क्योंकि जनता का समर्थन इसमें नहीं है। राजा को हटाने में जनता की भूमिका ना के बराबर है। अंग्रेज जिसे चाह रहे हैं वह व्यक्ति गद्दी पर बैठ रहा है, तो ये एक क्रांति नहीं है। अगर आप देखो तो मीर कासिम को बैठाना ये एक बेवकूफ़ी कदम होता है, क्योंकि यह व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ मतलब कार्यवाही करने की योजना बनाता है। और कार्यवाही के दौरान अब आप हेडिंग लगाओ मीर कासिम। तो मीर कासिम की एक जो कार्यवाही है ये बड़ी रोचक है कार्यवाही। ये व्यक्ति क्या करता है कि देखो अंग्रेज जो हैं नवाब के कार्य में बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हस्तक्षेप के कारण में सबसे बड़ी भूमिका राजधानी की है। क्यों ना मैं अपनी राजधानी ही चेंज कर लूँ। तो ये व्यक्ति अपनी राजधानी को चेंज कर लेता है और राजधानी बनाता है मुंगेर। तो मुंगेर अपनी राजधानी बनाता है और यहीं पर ये बंदूक का कारखाना बनाता है, बंदूक का कारखाना। और बंदूक का कारखाना तो बनाता ही है, जर्मन अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है कि आप हमको यूरोपीय पद्धति से संरक्षण या यूरोपीय पद्धति से मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग, तो यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षण अपने सैनिकों को देता है ये व्यक्ति। इससे तंग आते हैं अंग्रेज और क्या कहते हैं, अच्छा एक और घटना से अंग्रेज बहुत परेशान होते हैं इसकी। ये क्या करता है कि देखो अंग्रेजों की शक्ति क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वे व्यापार में अधिशेष्य प्राप्त करते हैं। इसलिए अधिशेष्य प्राप्त करते हैं क्योंकि फर्रुखशियर ने उनको कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी। क्यों ना मैं क्या करूं, सभी पर लगने वाला कर ही हटा दूं, और अगर सबको मिलने मतलब सभी से हम जो है ना कर को हटा देंगे तो क्या होगा, अंग्रेज और यहाँ पर जितने भी लोग व्यापारी हैं, चाहे डच हैं, फ्रांसीसी हैं, चाहे पुर्तगाली हैं, जितनी भी कंपनी है, चाहे भारतीय ही कंपनी क्यों ना है, तो सब एक ही पायदान पर आ जाएंगे, सब एक ही आधार पर आ जाएंगे। इससे अंग्रेजों की जो मतलब जो विशेषाधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के बटवे पर कब्जा नहीं किया जा सकता, पैसे पर कब्जा नहीं करने देंगे अंग्रेज, क्योंकि आर्थिक हितों को अगर चोट पहुंचाई जाएगी तो तुरंत कार्यवाही होगी। तो क्या होगा, आप यहाँ पर लिख लो कि जो दस्तक था, दस्तक लेते थे या कर लेते थे, इस दस्तक को सभी से हटा देगा, सभी से हटा देगा। अब इसी पे अंग्रेज अब कार्यवाही करेंगे, और कार्यवाही करते समय दोबारा से मीर कासिम की जगह फिर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाएगा, और मीर जाफर फिर गद्दी पर बैठ जाएंगे। मीर जाफर, अब देखिए मीर कासिम क्या है, अब क्योंकि अंग्रेज सीधा सीधा इसको चेतावनी देते हैं कि आपके खिलाफ युद्ध होगा, और ये व्यक्ति नवाब की गद्दी छोड़कर भाग जाएगा और अवध के नवाब के पास। तो इसका मतलब अब गद्दी पर बैठा है मीर जाफर, और मीर जाफर फिर गद्दी पर बैठा है, और 1763 के बाद मीर जाफर बैठेगा 65 तक। लेकिन ये व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है, ये मर जाएगा, लेकिन ये गद्दी पर है अभी भी, क्योंकि इसी के समय पर होगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध क्यों होगा,
बक्सर का युद्ध इसलिए होगा क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही की योजना बना रहा है और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मिलकर कार्यवाही करने का प्रयास कर रहा है, और इसमें इनका साथ दे रहे हैं मुगल साम्राज्य के शासक शाह आलम द्वितीय। इसका मतलब 3 गुट एक साथ हैं और 1 गुट अंग्रेज एक साथ हैं। अब ये सीधी लड़ाई है, एकदम सीधी लड़ाई, क्योंकि 3 गुट हैं, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कासिम, ये जो है मीर कासिम, तीनों एक दल में हैं और अंग्रेज एक दल में हैं, और युद्ध होगा और युद्ध में हार जाएंगे नवाब और जीतेंगे अंग्रेज। तो इसका मतलब बक्सर का युद्ध होगा। तो बक्सर का युद्ध होगा 1763 से 65 के बीच। इसी दौरान तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लीड करेंगे, अंग्रेजों की ओर से लीड करेंगे हेक्टर मुनरो, और नवाब की ओर से कौन कौन होंगे? तो देखिए, नवाब की साइड से होंगे अवध, अवध के नवाब, और नवाब का नाम क्या है? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सॉरी शुजाउद्दौला। और दिल्ली से कौन आया है? तो मुगल सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के जो नवाब हैं इनका नाम क्या है? मीर कासिम। ये तीनों लोग हैं, इन तीनों का एक गुट और अंग्रेजों का एक गुट, और हेक्टर मुनरो उसको लीड करेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस वक्त गवर्नर कौन थे? तो इस वक्त बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर थे बंगाल के वेंसीटार्ट। ये बात ध्यान रखने की है, प्रश्न आते हैं। तो फाइनली बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की पुनः जीत होती है, और अंग्रेजों की जीत के बाद इलाहाबाद की संधि होगी, और इलाहाबाद की संधि होगी अगस्त 1765। और अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि क्या वेंसीटार्ट करेगा? नहीं, क्लाइव को लंदन से बुलाया जाएगा इस संधि को करने के लिए। तो इसका मतलब क्लाइव संधि करेगा, और किसके बीच होगी? नवाब और क्लाइव के बीच होगी। तो आप हेडिंग डालेंगे अब इलाहाबाद की संधि। तो अब हेडिंग डलेगी इलाहाबाद की संधि, और किस किस के बीच होगी? इलाहाबाद की संधि वैसे तो 1765 में होगी, लेकिन गद्दी पर 1765 तक तो बैठा है जाफर, लेकिन जाफर मर चुका है, तो उसका ही अवयस्क पुत्र बच्चा होता है, बड़ा नहीं होता, जिसका नाम है नजमा-उद-दौला। तो गद्दी पर बैठेगा नजमा-उद-दौला। तो नवाब कौन है फिर इस वक्त? नवाब है नजमुद्दौला, और ये गद्दी पर बैठा है, और इसका शासनकाल ये 1 साल तक ही बैठता है, क्योंकि इसी से संधि करवानी है, क्योंकि नवाब की पोस्ट पे तो कोई ना कोई बैठेगा ना। जाफर तो मर चुका है, अब हमारे पास कौन है? नजमा-उद-दौला। अंग्रेजों की ओर से कौन आएगा? तो अंग्रेजों की ओर से इस संधि में मौजूद होगा क्लाइव। तो अंग्रेजों की ओर से है क्लाइव, और कौन होगा? अवध की ओर से हैं शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम और सेकंड, शाह आलम सेकंड। और कौन है? और है नजमा-उद-दौला। ये तो हो ही गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया, हाँ ये नजमा-उद-दौला हो गया। तो ये है, क्या होगा इसका निर्णय? तो देखिए प्रावधान देखो इसके क्या हैं, इस संधि के प्रावधान तो मतलब ऐसे हैं कि अंग्रेज ना जो चाहे वो मनवा सकते हैं अब इन लोगों से। पहला प्रावधान क्या है कि मुगल सम्राट को मिलेगा, मुगल सम्राट से, क्योंकि देखो अब मुगल सम्राट यहाँ मौजूद हैं और मुगल सम्राट से ये अधिकार प्राप्त करेंगे कहाँ के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के।
तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा दोनों के दीवानी मतलब तीनों के दीवानी अधिकार अंग्रेज प्राप्त करेंगे। और किससे प्राप्त करेंगे? मुगल सम्राट से। एक कसम से, एक मतलब एक पेपर होगा जिस पर मोहर लगेगी मुगल सम्राट की, और कहेंगे देखो ये वैलिड पेपर है क्योंकि मुगल सम्राट ने हमें यहाँ पर अधिकारिता क्षेत्र दिए हैं। फिर इसके बाद ब्रिटिश सम्राट को पेंशन दी जाएगी। और ब्रिटिश सम्राट को पेंशन कितनी दी जाएगी? तो 26 लाख रुपए। कौन देगी? कंपनी। लेकिन इसका खर्च कौन उठाएगा? नवाब। तो नवाब के खर्चे पर, नवाब के खर्च पर ये पेंशन मिलेगी। और क्या होगा? इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र मुगल बादशाह को दिए जाएंगे जो अवध के पास थे। तो इलाहाबाद एवं कड़ा के क्षेत्र किसको मिलेंगे? तो इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र मिलेंगे मुगल बादशाह को। और क्या मिलेगा? और क्या प्रावधान है? बनारस और गाजीपुर का जो एरिया है, अब वहां पर एक व्यक्ति शासन करेंगे जिनका नाम है राजा बलवंत, और ये अंग्रेजों के अधीन कार्य करेंगे। तो बनारस एवं गाजीपुर, यहां पर एक व्यक्ति जो अंग्रेजों के अधीन ही होंगे जिसका नाम है राजा बलवंत, राजा बलवंत, अब ये यहां पर लीड करेंगे। और अवध को क्या मिलेगा? तो अवध को मिलेगा कुछ नहीं, एक फालतू की सुरक्षा मिलेगी। और फालतू की सुरक्षा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए अंग्रेजों को ऐसा आश्वासन, मतलब अंग्रेज अवध को ऐसा आश्वासन देंगे कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पर फाइन कभी भी किसी ने हमला किया तो अंग्रेज तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसका खर्च अवध को उठाना पड़ेगा। अवध के खर्च पर ही हम उस युद्ध में आपको सुरक्षा देंगे। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप पर कोई हमला नहीं करेगा। इसका मतलब फाइनली जितना लूट सकते थे लूटा। क्लाइव को इसलिए लंदन से बुलाया गया क्योंकि वही व्यक्ति जानता था कि संधि किस तरीके से की जा सकती है। बौखलाए हुए थे अंग्रेज यहाँ पर। बक्सर, पलासी तो ठीक था, बक्सर के युद्ध में बौखलाए हुए थे। इतना बड़ा अक्षेत्र मिला है, अब कैसे? अरे दिल्ली के मुगल सम्राट को हरा दिया इन लोगों ने भाई। मतलब अभी क्योंकि पलासी का युद्ध षड्यंत्र था, लेकिन ये एक खुली चुनौती थी। इस युद्ध में पूर्ण रूप से जीते थे अंग्रेज, तो इसीलिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। फिर ये क्या करते हैं? बंगाल में द्वैध शासन को आरंभ करते हैं। तो द्वैध शासन की शुरुआत इसी के शासनकाल से मानी जाती है। 1765 से 1772 तक ये द्वैध शासन चलता है। द्वैध शासन कहने का मतलब है कि देखिए बंगाल में एक तो होता है प्रशासन का अधिकार और एक होता है वित्त वसूलने का अधिकार। वित्त वसूलने के अधिकार को कहते हैं दीवानी अधिकार, और दीवानी जो अधिकार हैं वे अंग्रेजों के पास हैं। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास हैं। और कर वसूलना जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं सुरक्षा देना, राज्य को चलाना, तो ये है निजामत। तो निजामत के जो अधिकार हैं वे नवाब के पास हैं। तो इसका मतलब अंग्रेज शासन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन वास्तविकता में अंग्रेजों के पास ही है। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। दो शक्तियों के अधीन शासन चल रहा है। तो क्या है कि द्वैध शासन, ये व्यक्ति क्या कारण है कि मतलब बंगाल को तुरंत नहीं हथियाना चाहते, या बंगाल में ये मतलब शासन अपने हाथों में क्यों नहीं लेना चाहते? तो देखिए कारण समझ लीजिए। पहला कारण है कि अगर ये तुरंत ही बंगाल का नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे तो जनता आक्रोश कर देगी और कहेगी कि एक विदेश शक्ति के हाथों भारत चल रहा है या राज्य चल रहा है, बंगाल चल रहा है। तो पहला तो है कारण जनता का विद्रोह, जनता के विद्रोह का डर। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण क्या है? अगर यहाँ पर इन्होंने तुरंत ही बंगाल को अपने हाथों में ले लिया या यहाँ के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया, तो यहाँ पर डचों की, फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं। तो यूरोपीय कंपनियाँ किसी भी हालत में अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगी, और टैक्स नहीं देंगी तो राज्य की जो आय है, इनकम का जो स्रोत है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का भय,
यूरोपीय कंपनियों का भय। और एक और कारण है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी चाहती हैं कि अभी हमको जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रताएं ब्रिटिश संसद से मिली हुई हैं, वो ये भी चाहती हैं कि अगर ये दिखाया गया कि हम यहाँ पर इतने बड़े भूभाग पर शासन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर नियंत्रण कर लेगी और हमें रेगुलेट करने का प्रयास करेगी और हमारी शक्तियों को कम करने का प्रयास करेगी। तो एक डर ये भी है, ब्रिटिश संसद का भय, ब्रिटिश संसद का भय, ये कारण है। लेकिन क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी यहाँ पर इस तरह के कार्य मतलब द्वैध शासन चला नहीं पाएगी और द्वैध शासन का खात्मा हो जाएगा 1772 ईस्वी में, जब एक नए वॉइसरॉय यहाँ पर बनकर आएंगे जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग भारत आएंगे और द्वैध शासन को समाप्त कर देंगे, द्वैध शासन की समाप्ति। तो अगर आप यहाँ तक मौजूद हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।